हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अभी तक हम किसी न किसी रिलेशन में इसका यूज़ कर रहे हैं। यहीं से हमारे पास हमने रेजिस्टेंस निकाला इसी का यूज करके। इसी का यूज करके हमने रेजिस्टिविटी निकाली। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपकी मेन टर्म। तो एक बार दोबारा फिर से मैं रेजिस्टेंस के ऊपर जाना चाहूँगा, क्योंकि आज हम स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आर आपको पता है जैसे भी क्या होता है, दैट इज एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ ए। ठीक है, और आर इस फॉर्म में भी होता है, दैट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो क्या है? दैट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपके पास क्या आ गई? दैट इज एम एन ई स्क्वेयर टॉ। यहाँ से फिर मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एल जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होती है, ठीक, अलाउ टू विच करंट फ्लो, जिसमें करंट फ्लो करता है, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होता है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कंडक्टर का, जो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा जहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है जो हमने पीछे पढ़ रहा है। ये टर्म बहुत ही मेन है, जो हम चाहे एम पढ़ रहे हैं, चाहे एल पढ़ रहे हैं, चाहे एन पढ़ रहे हैं, चाहे ई पढ़ रहे हैं, चाहे टॉ पढ़ रहे हैं, चाहे ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूरे चैप्टर में चलती रहेगी। तो सबसे पहले अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मैंने कहा है कि टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत रहता है कंडक्टर के ऊपर। हमने शुरू में स्टडी किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में स्टडी किया। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों में हमने करंट में स्टडी किया कि टेम्परेचर का रोल रहता है। आप सभी को पता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और काफ़ी स्पीड से घूमते रहते हैं। पता है आपको, मैंने बताया 10⁻⁵ मीटर पर सेकंड की स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो बहुत तेज़ इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, लेकिन जब वो बाहर से उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है कंडक्टर का, तो इलेक्ट्रॉन और भाग जाते हैं और तेज़ दौड़ते हैं। ठीक है, तो टेम्परेचर का असर इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहता है, कंडक्टर के ऊपर रहता है। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के ऊपर, ये हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कंडक्टर के लिए ले लिया मैंने। ठीक है, कंडक्टर के लिए ले लिया मैंने, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो आपके पास सिस्टम क्या रहेगा, आर मैंने ले लिया, रो मैंने ले लिया। ठीक है, ये आइए यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। देखो ये जो एरो है ये बढ़ने के लिए, टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो और तेज़ भागेंगे, दमादम धड़ाधड़ भागते रहेंगे। ठीक है, पहले से तेज़ भागेंगे, तो वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, एरो शो कर रहा है इंक्रीज हो गई। उसके बाद आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन बंट गए। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो गए। आयोनाइजेशन एनर्जी आपने +1 में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, और इससे जब इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास बढ़ गया आपके पास, तो आर जो है वो घट गया और रो भी जो है वो घट गया। ठीक है, दूसरे में हम लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा जब आपके पास वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, तो धड़ाधड़ वो टकराएंगे, धड़ाधड़ कोलिजन होगा उनमें। ठीक है, पहले आपके पास कोलिजन थोड़ी देर बाद होता था, अब कोलिजन जल्दी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और फास्ट भागेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, कोलिजन ज़्यादा होगा, कोलिजन इंक्रीज हो गया तो टॉ डिक्रीज हो गया। क्योंकि पहले पता ही आपको टाइम लगता था उसको स्ट्राइक करने के लिए कर्नल के साथ, तो टाइम रिलैक्सेशन आपके पास ज़्यादा था। इसका मतलब क्या हुआ इस केस में क्या हुआ, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया और रो भी बढ़ गया। आपको पता ही है कि अगर टाइम घट जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा और रो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये जो केस लिया हमने जहाँ पे आपके पास आयोनाइजेशन हो रहा है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम कंसीडर ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं
बहुत ज़्यादा होते हैं, हज़ारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका इफेक्ट हम नहीं ज़्यादा कंसिडर करते। ठीक है कि इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, ये हमें इससे ज़्यादा फर्क इसमें नहीं पड़ता। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो आपके पास ये जो कंडीशन है आयोनाइजेशन वाली, ये इनसिग्निफिकेंट है। क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। तो आपके पास एक कंडीशन आपके पास यहाँ चलती है। तो कंडक्टर और मेटल के लिए दे हैव 20⁻29 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि आपके पास 10⁻29, सोचो आप करोड़ों बार वो इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसमें थोड़े से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्योंकि हज़ारों करोड़ों बार वो तो पहले इलेक्ट्रॉन है, तो उसका बढ़ने से कोई असर नहीं होगा। तो ये होगा मेन, वाइब्रेशन जो होगी टाइम घटेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, पहला केस आ गया कंडक्टर के लिए। ये हम इसको ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। ग्राफ और कॉपर के लिए मैंने ग्राफ लिया, ये ले लिया मैंने यहाँ पे टेम्परेचर और ये रेजिस्टिविटी। तो आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ रहा है जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है ग्राफ आपके पास। एग्जाम्पल इसके हमने ले लिया कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, प्लेटिनियम, बहुत सारे ले सकते हैं। अब बारी आ गई सेमीकंडक्टर की। ठीक है, एक कंडक्टर को जो है उसी का पार्ट होता है सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसमें सेमीकंडक्टर में क्या है? सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, फिर से क्या हो गया? नंबर ऑफ ए इंक्रीज हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए और यहाँ पे क्या हुआ? रेजिस्टेंस घट गया। दूसरी जगह टॉ फिर से डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर पर टॉ डिक्रीज हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? ये बढ़ गए। तो हम क्या बोलते हैं सेमीकंडक्टर के लिए? हम बोलते हैं कि एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं, ठीक है, दैट इज नेग्लिजिबल, बहुत कम फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बढ़ जाते हैं और ये सिग्निफिकेंट है, दैट इज सिग्निफिकेंट है। ठीक है, क्या है? सिग्निफिकेंट। तो इसका उल्ट आ गया सेमीकंडक्टर के लिए, आपके पास जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा रेजिस्टेंस घटता रहेगा, रेजिस्टेंस क्या होता रहेगा? घटता रहेगा। ठीक है, ये आ गया सेमीकंडक्टर के लिए। थर्ड आपके पास आ गया कुछ अलॉ, ले लिया मैंने सम अलॉस मेटल्स लाइक नाइक्रोम, मैग्नीन और कॉन्स्टेंटेन। ठीक है, ये हमने ले लिए। इसके लिए आपके पास ये महंगे मेटल्स होते हैं, ठीक है, और यूज भी होते हैं। तो इसमें जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? रो एंड और नियरली अनअफेक्टेड। हम बोलते हैं कि इन मेटलों में टेम्परेचर बढ़ाने से, क्योंकि अच्छे मेटल होते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये जो है टेम्परेचर बढ़ाने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, कांस्टेंट रहता है। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ाएगा उतना ही वो आपके पास इफेक्ट नहीं करेगा। तो आपके पास इस तरह से ग्राफ आता है। कई किताबों में ग्राफ बिल्कुल सीधा दिया होता है कि कांस्टेंट रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता रेजिस्टेंस में। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। अब आपके पास यहाँ पे जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आपके पास कोएफिशिएंट आता है जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, या बोलते हैं हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। ठीक है, या कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। अब वही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, इसी बात को आगे कंटिन्यू करते हैं कि हमने ले लिया कि हमने अज्यूम कर दिया कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है टेम्परेचर? T से dt हो रहा है। तो मतलब कितना बढ़ गया? dt बढ़ गया। T पहले था प्लस कितना हो गया? dt। वैसे रेजिस्टेंस ले लिया हमने, R नॉट ले लिया हमने ओरिजिनल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसमें जो बढ़ गया वो कितना बढ़ गया? dr बढ़ गया। इसमें भी टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास? यहाँ से आ गया कि dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt। ठीक है, जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ गया। और dr ये पता ही है आपको, ये जो dr है किसके ऊपर डिपेंड करेगा? r के ऊपर, कि रेजिस्टेंस कैसा लगा है उतना ही ये रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा। अगर अच्छा रेजिस्टेंस होगा तो वो कम बढ़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया? dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट आ गया। फ्रॉम 1 और 2 से क्या आ गया? dr दोनों में कॉमन है, तो आपके पास आ गया dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r नॉट dt। प्रोपोर्शनल को हटा दिया मैंने तो आ गया अल्फा।
क्या आ गया, तो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आ गया, अल्फा आ गया। वेयर अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रजिस्टर, क्या बोलते हैं इसको हम, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम निकालेंगे वैल्यू। पता ही आपको डी आर को वैल्यू कैसे निकलेगी आपकी, इंटीग्रेशन करके। तो आ गया आर नॉट आर जीरो मतलब ओरिजिनल, और ये आ गया फाइनल बढ़ने के बाद जितना डिस्टेंस हुआ। वैसे ही टी आई आ गया इनिशियल टेम्परेचर, और टी एफ का आ गया फाइनल टेम्परेचर। तो आपके पास पता ही इंटीग्रेशन जानते हैं आप, डी आर की क्या होगी आर, ठीक है, आर नॉट टू आर एफ, आर नॉट यहाँ बाहर आ गया, कांस्टेंट है रेजिस्टेंस पहले, और टी वन टू टी एफ अल्फा डी टी। अब जो अल्फा डी टी है इसको किताबों में क्या बोलते हैं कि 99% जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब किस चीज़ में कांस्टेंट हो। फिर हम किताबों में इसको 99% कांस्टेंट मानते हैं, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया अल्फा को भी। तो आ गया अल्फा आर नॉट टी आई टू टी एफ डी टी। ठीक है, इसकी भी इंटीग्रेशन कर दी टी की, और वैल्यू भर दी, आ गया टी एफ माइनस टी आई। तो यहाँ से आर एफ आपके पास आ गया, आर नॉट को पहले साइड ले गए, आर नॉट प्लस अल्फा, ठीक है, आर नॉट कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा टी एफ माइनस टी टी, और डेल्टा टी आपके पास क्या आ गया, टी एफ माइनस टी आई, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ये होता है डेल्टा टी। तो आर एफ आपके पास आ गया, कितना आ गया, आर एफ इजकल टू आर नॉट 1 प्लस डेल्टा टी, ये आ गया आपके पास। ठीक है, कितना आ गया आपके पास, आर एफ इजकल टू आर नॉट दिस, और इसको हम रजिस्टिविटी की फॉर्म में लिख सकते हैं। आर एफ आपके पास कितना आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, आर एफ एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू भर दी मैंने, पता ही है रेजिस्टेंस आपको किसके ऊपर होता है, रो एल अपॉन ए, यहाँ भी आ गया रो एल अपॉन ए से ए कैंसिल हो गया, और क्या आ गया रेजिस्टिविटी फाइनल दैट इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ओरिजिनल या इनिशियल 1 प्लस क्या आ गया आपके पास, 1 प्लस अल्फा डेल्टा डेल्टा टी डेल्टा टी है यहाँ पे, और यहाँ से अल्फा क्या आ गया, आर एफ माइनस आर नॉट डेल्टा टी आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसका इफेक्ट किस में रहता है, कंडक्टर में पॉजिटिव रहेगा, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव रहेगा, और अलॉय के लिए 0 रहेगा। ठीक है, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसका टेम्परेचर का, इसलिए पॉजिटिव रहा। सेमीकंडक्टर में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, तो इसलिए हम बोलते हैं नेगेटिव रहेगा। अलॉय के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम अल्फा इक्वल टू 0 है अलॉय के लिए। ठीक है, तो ऐसा यूनिट इसके आ गई ओम अपॉन ओम केल्विन, दैट इज केल्विन इनवर्स, और सेल्सियस। ठीक है, डिग्री क्या गया आपके पास, सेल्सियस इनवर्स आ गया आपके पास, डायमेंशन फार्मूला आपके पास ए आ गया। ठीक है जी, हो गया। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम यहाँ पे, जो हमने किया अभी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल रजिस्टर या रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री इज 100 ओम। कितना दिया है रेजिस्टेंस हीटिंग एलिमेंट का, 100 ओम दिया है रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर क्या लिया हुआ है 27 डिग्री। एट बट टेम्परेचर इट्स रेजिस्टेंस विल बी 117 ओम। आपने टेम्परेचर निकालना है जब इसका रेजिस्टेंस कितना पहुंच जाएगा 117 ओम, और अल्फा इसमें दिया है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है, पर सेंटीग्रेड। ठीक है, तो टी हमने ले लिया 27 डिग्री, तब क्या दिया आर नॉट, ओरिजिनल क्या दिया हुआ है 100 ओम दिया हुआ है। आगे ले लिया हमने टाइम टी ले लिया, तो फाइनल कितना आ गया 117 ओम आ गया। अब आपको पता है वी नो दैट आर एफ इजकल टू, ये फार्मूला में आप लोगों ने पढ़ा अभी, या हम इस तरह लिखते हैं अल्फा इजकल टू आर एफ माइनस आर नॉट डेल्टा टी। सब की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे आप, बिल्कुल आसान है सॉल्व करना, और टी यहाँ से 127 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक पे आ गए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यह है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ठीक है, अब कार्बन रजिस्टर की कलर कोडिंग क्यों करते हैं हम। रेजिस्टेंस मैंने आपको पहले भी कहा कि जो रेजिस्टेंस होता है ये जो भी इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब उसको रोकता है कि ज़्यादा करंट जाने नहीं देगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही करंट आपके इंस्ट्रूमेंट में जाने देगा। रेजिस्टेंस
आपके हर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होते हैं, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटों में भी रेजिस्टेंस जो रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है वो यूज होते हैं। तो हम बोलते हैं कि जो बढ़िया वाले रेजिस्टेंस है, जो मेटल महंगा मेटल है, जो अलॉय है, जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटेन है, ठीक है, ये महंगे हैं, थोड़ा कमर्शियल यूज होते हैं लेकिन थोड़े महंगे हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि रजिस्टिविटी जो है इनकी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर से, पढ़ा है आपने पहले भी, ठीक है, इंडिपेंडेंट होती है अलॉय की। तो वेरी हाई रेजिस्टेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड प्रैक्टिकली, इनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए हम इसको प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज नहीं करते, ठीक है। तो जो कार्बन रजिस्टर है, हम लेते हैं कार्बन रजिस्टर, क्यों लेते हैं? एक तो ये इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और कम्पैक्ट होता है। कम्पैक्ट मतलब छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है इसका कार्बन का, ठीक है, इसलिए हम कार्बन का यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ दे आर सो स्मॉल कैन नॉट राइट, इसकी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है कि बहुत स्मॉल होता है, इसके लिए हम इसके ऊपर लिख नहीं सकते। लिखना पड़ना, जैसे रजिस्टेंस लगाया आपके, मान लिया मोबाइल पे लगाया, रेडियो पे लगाया है रजिस्टेंस, तो उसके ऊपर लिखना पड़ता है कितने ओम का है, ठीक है, वे इतने ओम का है, इतने ओम का है, इतने ओम का, इतने ओम की जरूरत है। तो क्या नॉट राइट, इसके ऊपर हम लिख नहीं सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कोडिंग करनी पड़ती है। क्या करने पड़ेंगी? कोडिंग, मतलब इनको कलर कर देंगे हम, कलर येलो कलर कर देंगे, ब्लू कलर कर देंगे, पिंक कलर कर देंगे, और कलर से ही हमने पहचान लगानी है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है। तो इसको डिवाइड कर दिया है, तो हमारे पास आ गया अब वी आर यूज कलर कोडिंग टू नो दियर रेजिस्टेंस वैल्यू। अब कलर कोडिंग क्या चीज़ है, देखिए बड़े ध्यान से, बिल्कुल आसान है। एक कोई हमने कंडक्टर ले लिया, ठीक है, कंडक्टर में हमने एक बैंड ले लिए, 4 बैंड बोल सकते हैं, रिंग भी बोल सकते हैं, पहला बैंड, दूसरा बैंड, तीसरा बैंड, चौथा बैंड, या पहला रिंग, दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, ठीक है। ये सभी रेजिस्टेंस को ये कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। तो पहला और दूसरे को हम बोलते हैं नंबर, ये नंबर होते हैं, ये कितने नंबर का है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड शो करते हैं या सिग्निफिकेंट फिगर शो करेंगे। तीसरा बैंड क्या शो करेगा? मल्टीप्लायर, कि किससे 1 और 2 बैंड को किससे मल्टीप्लाई है। और चौथा नंबर क्या बैंड क्या शो करेगा? टॉलरेंस, कि कितनी पावर रेंज में कितना टॉलरेट कर सकते हैं, कि कितनी वेरिएशन है, ठीक है। और ये होता है परसेंटेज में, इसमें होता है परसेंटेज में। तो बिल्कुल आसान समझिए बात। पहला और दूसरा जो रेजिस्टेंस है, जो बैंड है, वो क्या शो करेगा? नंबर्स, कितने नंबर का है, ठीक है, कितने नंबर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और तीसरा शो करेगा मल्टीप्लाई, उससे उसको मल्टीप्लाई होगी। चौथा टॉलरेंस, कि कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है, कितना इफेक्टिव है। तो ये 4 आपके पास बैंड आ गए। इन चारों को समझने के लिए अब ले लिया हमने कलर, पहला दूसरा नंबर, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा टॉलरेंस। तो कलर ले लिया हमने, पता ही आपको कलर, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, ये 9 कलर ले लिया हमने। तो इनको नंबर कर दिया हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक कर दिया। ये आ गया मल्टीप्लायर, कि इसको किससे मल्टीप्लाई होगी? पहला आ गया 10⁻0, फिर 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आ गया, आ गया। अब आ गया टॉलरेंस, कि कितना अच्छा है। अगर गोल्ड कलर का होगा तो +5%, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टॉलरेंस पावर है, ठीक है, प्लस या माइनस हो सकता है, +5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। सिल्वर कलर का होगा तो ±10% होगा, ठीक है, और नो कलर होगा तो +-20 की वेरिएशन हो सकती है। प्लस अच्छा भी हो सकता है और उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो मतलब 5% अच्छा, बहुत अच्छा हो सकता है, 5% कम भी हो सकता है। इस चीज़ को हम समझने के लिए देखिए, अब कन्वर्ट कर लिया मैंने, ये आ गया आपके पास कंडक्टर, ये 4 रिंग लगे, इसको पहला शो कर दिया है वॉयलेट, दूसरा शो कर दिया है ग्रीन, तीसरा ब्लू, चौथा सिल्वर। सबसे पहले देखेंगे हम पहला और दूसरा क्या नंबर है, तो हम जाएंगे देखेंगे वॉयलेट कितने नंबर पे है। तो देखिए वॉयलेट के नंबर पे है, 7 नंबर पे है। कितने नंबर पे है वॉयलेट? 7 पे है, 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो ग्रीन कितने नंबर पे है? ग्रीन है 5 नंबर पे, तो मैंने 5 लिख दिया, हो गया। अब आया मल्टीप्लाई किससे होगी? ब्लू, तो देखो ब्लू के नंबर पे है, ब्लू है 6 नंबर पे, तो किससे मल्टीप्लाई होगी? 10⁻6 से। प्लस माइनस क्या दिया यहाँ पे? सिल्वर दिया है, तो सिल्वर कितना है? सिल्वर है +-10%, तो आ गया +-10%,
ठीक है, +10 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। कितना आ गया रेजिस्टेंस? 75 × 10⁻6 ओम ±10। बिल्कुल आसान, पेपर में अगर आता है नंबर बिल्कुल आसान। अगला मैंने एग्जाम्पल और लिया है, ग्रे ले लिया, ब्लू ले लिया, येलो ले लिया, गोल्ड। सबसे पहले दो कलरों का देखना मैंने कितने नंबर पे हैं कलर। तो ग्रे कितने नंबर पे है देखो, ग्रे 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 कहाँ है? ग्रे है 8वें नंबर पर। कितने नंबर पे? 8, तो 8 लिख दिया। ब्लू कितने नंबर पे है देखो, ब्लू 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 आ गया जी 6 नंबर पे, तो 6 लिख दिया। येलो देखो, येलो कितने नंबर पे है? येलो है 4 नंबर पे, तो 4 क्या है? 10⁻4, 10⁻5, 4 आ गया। गोल्ड, गोल्ड कितना है? +-5%, +-5% आ गया। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया? 86 × 10⁻4 ओम +-5%। अब आप सोचेंगे कि कलर पहले ब्लैक आया, ब्राउन आया, रेड आया, ऑरेंज आया, भी इनको हम कैसे याद रखेंगे कि पहले कौन सा कलर लेना है, पहले ब्लैक क्यों लेना हमने, या पहले येलो क्यों लेना, इन कलरों को कैसे याद रखेंगे? उसके लिए एक सेंटेंस आपके लिए है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। ये आपने वर्ड याद रखना है सेंटेंस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। पहला आ गया बी 0, फिर बी 1, R 2, O 3, Y 4, ग्रेट का कैपिटल G 5, ब्रिटेन का कैपिटल B 6, बैरी का कैपिटल B 7, गुड का कैपिटल G 8 और वाइफ का कैपिटल 9। बस, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, इसको याद रखें। खुश रहें, सुरक्षित रहें, घर में रहें, और इसको वीडियो ज़रूर देखें। थैंक यू।